हाँ तो बच्चों 2 चैप्टर आपके समाप्त हो गए। आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तीसरा चैप्टर का नाम है परागण निषेचन तथा भ्रूण परिवर्तन। परागण निषेचन तथा भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्तन। इससे पहले तक हमने दूसरे चैप्टर तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने नर युग्मकोद्भिद का विकास और मादा युग्मकोद्भिद का विकास, और इन दोनों में हमने नर और मादा युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है यह अध्ययन कर लिया था। अब नर या मादा युग्मक जो यहाँ पर देखिए, ये पुंकेसर था, ये परागकोश, मादा जननांग में ये जायान, और जायान के अंदर जैसे संरचना में आपको बताया था ये अंडाशय, ये वर्तिका और ये वर्तिका होती है, ठीक है ना। इस पर ये पुंकेसर लगे होते हैं, उसकी संरचना में आपको बताया था। अब दूसरे चैप्टर तक हमने पढ़ लिया था ये जो परागकोश है, इस परागकोश में क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं, परागकण, ठीक है ना। और ये जो अंडाशय होता है, इस अंडाशय के अंदर यहाँ पर बीजांड है, ये अंडाशय व्यक्ति, और इस पर यहाँ बीजांड लगे हुए थे। इन बीजांडों में क्या बनता है, मादा युग्मक बनता है, अंडकोश का बनते हैं जो भ्रूणकोश होता है बीजांड के अंदर, और भ्रूणकोश में अंडकोश का होती है। तो मादा युग्मक यहाँ पर है, परागकण के अंदर नर युग्मक, नर युग्मक यहाँ पर है। तो यहाँ से मादा नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुँचना पड़ेगा, तब जाकर हमारी क्या होगी, निषेचन क्रिया संपूर्ण होगी। एक नर और मादा युग्मक का संलयन तभी तो होगा। लेकिन उससे पहले इन नर युग्मकों को यहाँ तक पहुँचने के लिए मार्ग क्या है, वर्तिका, वर्तिका से वर्तिका, और वर्तिका से होते हुए ये बीजांड में प्रवेश करेंगे, और बीजांड प्रवेश करने के बाद फिर ये भ्रूणकोश में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इन परागकणों को परागकोश से कहां पर आना पड़ेगा, वर्तिका तक। ये परागकोश और ये वर्तिका, ठीक है। तो परागकोश से परागकणों का वर्तिका तक स्थानांतरण, यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, इसको बोलेंगे हम परागण, ठीक है ना। इसमें बाद वो निषेचन होने से पहले घटना पाई जाती है, किसको बोलते हैं हम, परागण या पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है, परागकोश से परागकणों का वर्तिका तक स्थानांतरण किया जाता है। यह स्थानांतरण विभिन्न माध्यमों द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, जंतुओं के द्वारा हो जाता है, कीटों के द्वारा हो जाता है। परागण 2 प्रकार का होता है। परागण के प्रकार का अध्ययन करते हैं। तो पहला परागण कहलाता है हमारा स्वयं परागण, और दूसरा कहलाता है पर परागण। स्वयं परागण में क्या है, ठीक है, ये पादप है, इस पर ये फ्लावर लगा हुआ है, ये फ्लावर है, ठीक है। जब इसी पुष्प के परागकण इसी पुष्प की वर्तिका पर आ जाएं, या इस पुष्प के परागकण इसी पौधे के किसी अन्य पुष्प की वर्तिका पर स्थानांतरित हो जाएं, तो दोनों ही स्थितियों में क्या कहलाएगा, स्वयं परागण कहलाएगा। यहाँ पर स्वयं परागण भी 2 प्रकार का होता है। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिका पर स्थानांतरित होते हैं तो उसको बोलेंगे हम स्वक युग्मन, स्वक युग्मन। और जब एक पुष्प के परागकण उसी पादप में दूसरे पुष्प की वर्तिका पर स्थानांतरित होंगे तो इसको बोलेंगे हम सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
ये जो सजात पुष्पी परागण, कुछ वैज्ञानिक इसको पर परागण मानते हैं, लेकिन आनुवांशिक दृष्टि से ये होता क्या है, स्वयं परागण ही माना जाता है। ठीक है ना। तो स्वयं परागण दो प्रकार हो गए, स्वयंयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। दूसरा आता है पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है, ये एक पौधा, इसका ये फ्लावर है, एक पौधा है पहले से, इस पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के दूसरे पौधे किसी पुष्प की वर्ती कागज पर स्थानांतरित हो जाए तो इसको बोलेंगे हम पर परागण। ये क्या कहलाएगा, पर परागण। यहाँ पर ध्यान रखना, ये तो ये पौधा है, ये उसी जाति का बी पौधा है, तो एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के, ठीक है ना, दूसरे पौधे की पुष्प की वर्ती कागज पर स्थानांतरित हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, पर परागण बोलेंगे। ये दो प्रकार का परागण पुष्पों में पाया जाता है, कहलाता है स्वयं, दूसरा कहलाता है पर परागण। ठीक है ना, दोबारा समझ लो। स्वयं परागण जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे की पुष्प की वर्ती कागज पर या उसी पौधे के उसी पुष्प की वर्ती कागज पर या उसी पौधे के किसी पुष्प की वर्ती कागज पर स्थानांतरित हो तो उसको बोलेंगे हम स्वयं परागण। ये दो प्रकार का होगा। पहला है जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्ती कागज पर स्थानांतरित होती है तो उसको बोलेंगे हम स्वयंयुग्मन। और जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्ती कागज पर स्थानांतरित होते हैं तो वो कहलाएगा सजात पुष्पी परागण। दूसरा पर परागण, इसमें क्या होता है, एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्ती कागज पर स्थानांतरित होते हैं तो ये कहलाता है पर परागण। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब देखिए आगे, पौधों में चाहे स्वयं परागण हो चाहे पर परागण, प्रकृति में जितने भी पौधे पाए जाते हैं वो परागण की दृष्टि से फिक्स होते हैं। यानी कुछ पौधे स्वयं परागित होते हैं वो हमेशा स्वयं परागित ही रहेंगे, कुछ पौधे पर परागित होते हैं तो हमेशा पर परागित ही होंगे। यानी जिन पौधों में पर परागण होता है तो उनमें हमेशा पर परागण ही होगा, ये नहीं कि उनमें स्वयं परागण हो जाए। और जिन पौधों में प्राकृतिक रूप से स्वयं परागण होता है तो उनमें प्राकृतिक रूप से स्वयं परागण ही होगा, उनमें पर परागण नहीं हो सकता। हम कृत्रिम रूप से उसको प्रयोग कर सकते हैं लेकिन प्राकृतिक रूप से उनमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती कि दोनों प्रकार के परागण एक ही पौधे में हो जाए। ऐसा क्यों होता है, उसके लिए क्या होता है, इस प्रकार के पौधों में कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं। हम पहले चर्चा करते हैं कि स्वयं परागण की युक्तियां कौन सी होती हैं, युक्तियां या अनुकूलन। अनुकूलन कौन से होते हैं जो पौधों में स्वयं परागण के लिए ही प्रेरित करते हैं। यानी सीधी सी बात कहने का मतलब यह है कि स्वयं परागण जिन पादपों में होता है उन पादपों में स्वयं परागण को सुनिश्चित करने के लिए उनमें कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो पादप में स्वयं परागण को ही प्रेरित करेंगी, उनमें पर परागण को रोकेंगी या होने नहीं देंगी। इस विशेषताओं को हम क्या बोलेंगे, स्वयं परागण की युक्तियां या अनुकूलन। तो स्वयं परागित पादपों में कई प्रकार के अनुकूलन होते हैं। जैसे पहला उभयलिंगता, इन पादपों में क्या पाई जाती है, उभयलिंगता पाई जाती है। या हम कह सकते हैं ये पादप द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी या उभयलिंगता का मतलब इन पादपों के पुष्पों में नर व मादा जननांग दोनों ही पाए जाएंगे, दोनों ही उपस्थित होंगे। जैसे मटर, स्वयं परागण जैसा होता है कि उसी पुष्प के परागण उसी की वर्ती कागज पर जाएंगे, तो निश्चित सी बात है, साधारण सी बात है कि दोनों जनना होंगे तभी तो स्वयं परागण हो पाएगा। यदि अलग अलग होंगे तो स्वयं परागण नहीं हो पाएगा। तो पहली विशेषताओं में क्या मिलेगी, उभयलिंगता मिलेगी, जिसके कारण क्या होता है, नर व मादा जननांग एक ही फ्लावर में उपस्थित होते हैं। दूसरी उनमें विशेषता क्या मिलेगी,
समकाल पक्वता। समकाल पक्वता नाम से स्पष्ट हो रहा है। सम यानी समान, काल यानी समय, पक्वता यानी परिपक्व होना, समान समय पर परिपक्व होना। यानी ऐसे फ्लावर जिनमें स्वयं परागण होता है, उनमें नर और मादा जननांग, ठीक है, उनको से नर व मादा जननांग, मादा जननांग और नर जननांग कौन से हैं? नर जननांग है पुंकेसर व मादा जननांग कौन से हैं? जायंग। दोनों एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, ठीक है। ये स्थिति क्या कहलाती है? समकाल पक्वता कहलाती है। तो ये गुण इनमें पाया जाता है, समकाल पक्वता का गुण इन पादपों में पाया जाता है। जैसे गुलाबबास का पादप है, ठीक है ना, सदाबहार का पादप है, इनमें क्या होता है? समकाल पक्वता पाई जाती है, ठीक है ना। नर और मादा जननांग दोनों क्या होंगे? पुंकेसर और जायंग समान समय पर परिपक्व होंगे, अर्थात जैसे परागकोश परिपक्व होगा, परागकण बाहर निकलेंगे, तो जायंग का जो वर्तिका अग्र उस समय ग्राही का काम करेगी, उसको ग्रहण करने का काम करेगी। ये परिपक्व नहीं होगी तो वो ग्रहण नहीं कर पाएगी, तो स्वयं परागण नहीं हो पाएगा। इसलिए स्वयं परागण को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक होता है कि दोनों जननांग समान समय पर परिपक्व हो जाए। तीसरा गुण मिलता है अनुन्मीलता, क्लिस्टोगेमी। अनुन्मीलता क्या है? कुछ पादपों के पुष्पों में लक्षण होता है कि वो कभी खिलते नहीं है, वो हमेशा क्या रहते हैं? बंद रहते हैं, ठीक है ना। तो पुष्प के बंद रहने का गुण क्या कहलाता है? अनुन्मीलता कहलाता है, ठीक है ना। पुष्प कभी खिलते नहीं, अर्थात कैसे रहते हैं? बंद रहते हैं। बंद रहेंगे तो क्या होगा? पुष्प के परागकण बाहर नहीं जाएंगे, उसके परागकण फैल करके परागकोश से फैल करके और इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर ही वहीं के वहीं गिर जाएंगे, अंदर ही अंदर उनमें स्वयं परागण हो जाएगा। जैसे कनकौआ है, वायोला है, ये इस प्रकार के उत्पादों जिनमें अनुन्मीलता गुण पाया जाता है। तो ये कुछ 3 प्रकार के अनुकूलन इन पादपों में पाए जाते हैं जो इनमें स्वयं परागण को सुनिश्चित करते हैं। इन गुणों के कारण इन पादपों में स्वयं परागण ही होता है, पर परागण नहीं होता, ठीक है। इनको नोट करो, फिर नेक्स्ट चलते हैं दूसरा पर परागण के बारे में। अब दूसरा है पर परागण की युक्ति, जिस प्रकार से स्वयं परागण के लिए पादपों में अनुकूलन पाए जाते हैं, उसी प्रकार से पर परागण के लिए भी पादपों में अनुकूलन पाए जाते हैं। यानी जिन पादपों में पर परागण होता है उनमें भी कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो पादपों में पर परागण को सुनिश्चित करती हैं। इनमें सबसे पहली विशेषता क्या है? एक लिंगता। इससे पहले हमने स्वयं परागण युक्ति पढ़ी थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था?
उभय लिंगता या द्वय लिंगता, यानी दोनों चरणांग एक ही पुष्प में पाए जाते थे। लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या होगी, उसमें केवल एक ही चरणांग होगा, या तो नर होंगे पुंकेसर या जायांग होगा स्त्रीकेसर, ठीक है। तो एक ही जायांग होगा, एक ही पुंकेसर होगा या एक ही चरणांग होगा, तो दूसरे चरणांग ना होने पर क्या होगा, उनमें स्वयं परागण हो ही नहीं पाएगा। पुंकेसर है तो परागकण तो बन जाएंगे, लेकिन परागकण को ग्रहण करने के लिए जायांग है ही नहीं, वर्तिकाग्र है ही नहीं, तो उसी पुष्प पर परागकण नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो एक लिंगता होने के कारण क्या होगा, इन पुष्पों में स्वयं परागण नहीं होगा, हमेशा पर परागण ही होगा, ठीक है ना। तो क्या लक्षण मिलेगा ऐसे पुष्प में, केवल एक ही प्रकार के चरणांग उपस्थित होते हैं। जैसे पपीता है, लौकी है, तोरई है, इस प्रकार के बाधा पर जिनमें एक ही प्रकार के चरणांग पाए जाते हैं, और इनमें क्या होता है, स्वयं परागण न होकर के पर परागण ही पाया जाता है, ठीक। दूसरा, भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता, स्वयं परागण क्या था, समकाल पक्वता, यहाँ पर कहा गया भिन्न काल पक्वता, यानी भिन्न काल पक्वता का मतलब अलग अलग समय पर, भिन्न भिन्न समय पर परिपक्व होना, और समकाल पक्वता में क्या था, समान समय पर परिपक्व होना। तो स्वयं परागण में तो समकाल पक्वता होती है, लेकिन पर परागित पुष्पों में क्या पाया जाता है, भिन्न काल पक्वता का गुण पाया जाता है, यानी नर और मादा चरणांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, जिससे कि उनमें स्वयं परागण नहीं हो पाता और उनमें पर परागण ही होता है। भिन्न काल पक्वता ये दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो चरणांग दो प्रकार होते हैं, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाएगा, यानी पुंकेसर पहले परिपक्व हो गया, जिसको बोलेगा हम पुंग पूर्वता। पुंग पूर्वता, इसमें क्या होगा, पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाते हैं, पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाएगा, तो यह गुण क्या कहलाता है, पुंग पूर्वता कहलाता है। जैसे सूरजमुखी है, दूसरा स्त्री पूर्वता, इसमें क्या होगा, जो मादा चरणांग है जायांग, जायांग पहले परिपक्व हो जाता है, पहले परिपक्व हो जाता है, ठीक है। तो जायांग परिपक्व हो जाएगा तो यह स्थिति क्या कहलाती है, स्त्री पूर्वता कहलाती है, ठीक है ना। ये किसे मिलेगा, चंपा है, बरगद है, ठीक है ना। इस प्रकार के पादपों में भिन्न काल पक्वता का गुण पाया जाता है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जब इनमें एक ही चरणांग पहले परिपक्व हो रहा है, दूसरा परिपक्व हो ही नहीं रहा, तो इनमें स्वयं परागण हो ही नहीं पाएगा, इनमें हमेशा क्या होगा, पर परागण ही होगा। तीसरा गुण मिलता है इसमें, स्वयंबद्धता। ठीक है, इसमें क्या होता है, पुष्पों में स्वयं के परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर
पुष्पों के में स्वयं के परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित ना होने का गुण पाया जाता है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कुछ पुष्पों में विशेषता होती है कि वो स्वयं के परागकणों को उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होने देते, यानी उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है, तो ये गुण क्या कहलाता है, स्वयं बंधता कहलाता है। अंकुरित ना होने का गुण अर्थात एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाते। ठीक है, ऐसे गुण को क्या बोलेंगे, स्वयं बंधता कहेंगे, जिसके कारण क्या होगा, जब उनमें अंकुरण होगा ही नहीं तो उनमें निषेचन प्रक्रिया होगी नहीं, परागण संपन्न होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनमें पर परागण ही होगा, दूसरे पुष्प के परागकण ही आकर के वहाँ अंकुरण करेंगे। जैसे अंगूर है, टूनिया है, इस प्रकार के पादपों में स्वयं बंधता का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो 3 अनुकूलन नोट करो, तो और चर्चा करते हैं आगे। बात करते हैं तीसरे 3 अनुकूलन, इसके हमने पढ़ लिए पर परागण के। चौथा अनुकूलन होता है इसमें अर्कोगेमी। अर्कोगेमी इसमें क्या होता है, पादपों में दोनों जननांग उपस्थित होंगे, पुंकेसर भी होगा, जायांग भी होगा, लेकिन पुंकेसर और जायांग के बीच में कुछ इस प्रकार के संरचनात्मक अवरोध होंगे जिससे कि उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है ना, तो ये संरचनात्मक अवरोध क्या कहलाएगा, अर्कोगेमी कहलाता है, जो स्वयं परागण को रोकता है और पर परागण को प्रेरित करता है। क्या इसमें पुंकेसर व जायांग के बीच संरचनात्मक अवरोध होने के कारण उनमें स्वयं परागण नहीं होता है, उनमें हमेशा पर परागण ही सुनिश्चित होता है। तो इस गुण को हम बोलेंगे अर्कोगेमी। जैसे कैरियोफिलेसी, फूल के जो पादपों के पुष्प होते हैं, उन पुष्पों में क्या होता है, वर्तिकाग्र और पुंकेसर की लंबाई में काफ़ी भिन्नता होती है। उनमें होता क्या है, वर्तिकाग्र की लंबाई पुंकेसर से काफ़ी अधिक निकल जाती है, जिससे कि परागकण जो होते हैं वो वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते। या कभी कभी क्या होता है, तो परागकणों का जो स्फुटन होता है वो इस प्रकार से होता है, परागकण स्फुटित होकर के
उससे बाहर निकल जाते हैं, अंदर की ओर नहीं आते। ठीक है, इस प्रकार से समझना था। अवरोध के कारण में क्या होता है, स्वयं परागण नहीं हो पाता है। ऐसे पुष्पों में हमेशा क्या होता है, पर परागण ही होता है। पांचवा अंतिम गुण मिलता है विषमवर्तिका। विषमवर्तिका, विषमवर्तिका तो यानी वर्तिका की लंबाई विषम होनी। ठीक है, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें वर्तिका की लंबाई, विषम का मतलब भिन्न भिन्न होती है। वर्तिका की लंबाई पुंकेसर की लंबाई से ज़्यादा हो जाए, या पुंकेसर की लंबाई ज़्यादा है और वर्तिका की लंबाई कम रह जाए, तो दोनों के परागण और वर्तिका का संपर्क आपस में नहीं हो पाता। जैसे इसमें क्या होता है, कल लिख देता हूँ मैं। इसमें पुंकेसर व वर्तिका की लंबाई में पुंकेसर और वर्तिका की लंबाई में भिन्नता होती है। जैसे त्रिमूला का पादप, ठीक है, त्रिमूला के पादप में क्या होता है, एक पुष्प में वर्तिका लंबी होती है और पुंकेसर की लंबाई कम होती है। यानी तो दो प्रकार के पुष्प होते हैं, ठीक है, जिससे उनमें क्या होगा, स्वयं परागण नहीं हो पाता। दूसरा पुष्प उसमें क्या होता है, वर्तिका की लंबाई छोटी होगी और पुंकेसर की लंबाई ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्या होगा, दोनों आपस में स्वयं परागण नहीं हो पाता। ठीक है, इस प्रकार से पुंकेसर और वर्तिका की लंबाई भिन्नता होने के कारण इनमें स्वयं परागण नहीं होता। इनमें ये जो गुण होगा क्या कहलाएगा, विषमवर्तिकात्व कहलाता है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के अनुकूलन या युक्तियाँ पर परागण वाले पादपों में पाई जाती हैं, जो हमेशा क्या करेंगी, स्वयं परागण को रोकेंगी और पादपों में पर परागण को प्रेरित करती हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों प्रकार की युक्तियाँ हो गई आपकी, स्वयं परागण भी और पर परागण की। ये कंप्लीट आपके है ना, इनको नोट कर ले आप। ठीक है ना, तो आज तक आप यहाँ तक इस पर परागण को अच्छी तरह से पढ़ लेना। स्वयं परागण और पर परागण, दो प्रकार के परागणों का अध्ययन हमने किया और दोनों प्रकार के परागणों में किस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं उनका हम अध्ययन कर लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे परागण के साधन, यानी परागण किन किन साधनों के द्वारा होता है, और साधन पढ़ने के बाद फिर आगे अध्ययन करेंगे निषेचन, जो आगे के टॉपिक है उनके बारे में करेंगे। ठीक है ना, आज तक इतना काफ़ी।